बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, हम BSN 6 सेमेस्टर की सब्जेक्ट मेंटल हेल्थ नर्सिंग पढ़ रहे हैं। मेंटल हेल्थ नर्सिंग में आप लोगों के कोर्स का यूनिट 1 हमने स्टार्ट किया हुआ है, मेंटल हेल्थ एंड मेंटल इलनेसेस। इसका लेक्चर 1 जो कि इसका एक ऑब्जेक्टिव था, हिस्ट्री ऑफ साइकियाट्री, वो हमने कंप्लीट कर लिया। उसके बाद लेक्चर 2 भी इसका एक ऑब्जेक्टिव था इसी यूनिट का, इंट्रोडक्शन टू साइकियाट्रिक नर्सिंग, वो भी हमने कंप्लीट कर लिया। आज भी हम इसी यूनिट का एक लास्ट ऑब्जेक्टिव जो कि मेंटल हेल्थ ऑर्डिनेंस 2001 पे है, इसको स्टार्ट करेंगे, जो कि इस यूनिट का लेक्चर 3 है। इसका पार्ट 1 इस वीडियो लेक्चर के साथ हम कवर कर लेंगे। तो स्टूडेंट्स, मेंटल हेल्थ ऑर्डिनेंस 2001 को समझने से पहले आप लोगों ने ऑर्डिनेंस को समझना है कि ऑर्डिनेंस क्या होती हैं। मेंटल हेल्थ आप जान चुके हैं, डिटेल से पढ़ चुके हैं कि मेंटल हेल्थ किसे कहते हैं। ऑर्डिनेंस क्या होती है? किसी भी मुल्क के अंदर कोई एक अथॉरिटेटिव ऑर्डर बनती है, कोई एक अथॉरिटेटिव लॉ बनती है, तो फिर वो ऑर्डिनेंस कहलाती हैं। तो क्या हुआ था कि 2001 में पाकिस्तान में मेंटल हेल्थ से रिलेटेड एक ऑर्डिनेंस पेश की गई थी, जिसमें बहुत सारे कानून बनाए गए थे, बहुत सारे रूल्स बनाए गए थे मेंटली डिसऑर्डर्ड जो लोग होते हैं उनसे रिलेटेड, उनके केयर से रिलेटेड, उनके ट्रीटमेंट से रिलेटेड, और इसके अलावा उनकी जो प्रॉपर्टी होती है, जायदाद वगैरह होते हैं, उनके मैनेजमेंट से रिलेटेड बहुत सारे जो है वो रूल्स बनाए गए थे। और वो जो बहुत सारे रूल्स थे वो एक ऑर्डिनेंस की शक्ल में पेश की गई थी। वही ऑर्डिनेंस मेंटल हेल्थ ऑर्डिनेंस 2001 के नाम से जाना जाता है। तो इसमें असेसमेंट एंड ट्रीटमेंट ऑफ मेंटली डिसऑर्डर्ड पर्सन जो है वो इसके मुताबिक, मेंटल हेल्थ ऑर्डिनेंस के मुताबिक किस तरीके से उनकी असेसमेंट की जाए और किस तरीके से उनकी ट्रीटमेंट की जाए, ये सारी चीज़ें इसमें बताई गई थी। तो यहाँ पे जो फर्स्ट 1 स्लाइड है, इसमें आप लोगों को बताया जा रहा है कि मेंटल हेल्थ जो है उसमें बहुत सारे, जब मेंटल हेल्थ के लिए हम कोई ऑर्डिनेंस बनाते हैं, कोई कानून बनाते हैं, तो उसमें 4 चीज़ें जो है वो बहुत ज़्यादा लाजमी होते हैं, उसमें इंक्लूड होने होते हैं। वो क्या है? पॉलिटिकल सिस्टम जो है उसकी इन्वॉल्वमेंट चाहिए होती है, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट का उसमें इन्वॉल्वमेंट हो, प्रोविजनल गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट हो, लोकल गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट हो, इंटरनेशनल डोनर एजेंसीज़ जो होते हैं जो डोनेट करते हैं, बहुत सारे ऐसे एजेंसीज़ हैं जो कि इंटरनेशनली डोनेट करते हैं बहुत सारे मसलों के लिए। कोई भी किसी मुल्क में कोई, फॉर एग्ज़ाम्पल अभी कोरोना पेंडेमिक जो हुई थी, तो उस टाइम बाहर कितने ममालिक से बहुत सारे ऐसे एजेंसीज़ थे जो कि डोनेशन कर रहे थे, एक दूसरे की मदद कर रहे थे इंटरनेशनली। तो ऐसे जो डोनर एजेंसीज़ होते हैं उनको भी इंक्लूड करना चाहिए और पॉलिटिकल पार्टीज़ को भी इंक्लूड करना चाहिए। इसके अलावा कल्चर और जो ट्रेडिशनल सिस्टम है उसकी भी इन्वॉल्वमेंट ज़रूरी है, कल्चरल वैल्यूज़ को शामिल करना। उसके जो ट्राइबल मेंबर्स है, ट्राइबल कहते हैं कबीले को, लेकिन यहाँ पे कह सकते हैं हम फैमिली मेंबर्स के, उसके जो लोग होते हैं जो मेंटली इल पर्सन होते हैं, तो उनके मेंटल हेल्थ को के लिए जब हम काम कर रहे हो तो उनके फैमिली मेंबर्स को उसमें इंक्लूड करना। फ्यूडल सिस्टम को, उनकी जो एंसेस्टर सिस्टम है उसको, उसमें उसकी जेनेटिक्स को, उसके इस तरह उसकी जो एंसेस्ट्री है उसको उसमें इन्वॉल्व करना, कम्युनिटी मेंबर्स को इन्वॉल्व करना, और जो लोकल रिलीजियस लीडर्स हैं उनको इन्वॉल्व करना। इसके अलावा जो पर्सनल फैक्टर्स है उनमें जेंडर, फैमिली, रिलीजियन और सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस, इन सब चीज़ों को इन्वॉल्व करना। और इसके अलावा दूसरे जो NGOs है और फिलैंथ्रोपिस्ट जो है, फिलैंथ्रोपिस्ट कहते हैं जो इंसान दोस्त जो इदारे वगैरह होते हैं, तो उनको शामिल करना। इसके अलावा प्रोफेशनल बॉडीज़ को, जो लोग जो साइकियाट्रिक वगैरह होते हैं, जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं, साइकियाट्रिस्ट होते हैं, तो उनको, और फेडरल मेंटल हेल्थ अथॉरिटी को शामिल करना। तो ये सारी चीज़ें जो है वो मैंडेटरी होती हैं। कोई भी मेंटल हेल्थ से रिलेटेड अगर रूल्स बन रहे हैं, कोई ऑर्डिनेंस बन रहा है, तो इन सब का उसमें किरदार होता है। द यूजुअल मॉडल ऑफ सीकिंग हेल्प फॉर मेंटल हेल्थ इलनेसेस इन पाकिस्तान के अंदर अगर देखा जाए तो एक ख़ास किस्म का एक मॉडल है जो कि ये शो करती है, जो प्रोसेस को शो करती है कि मेंटली इल पर्सन पाकिस्तान के अंदर किस तरीके से वो हेल्प लेते हैं। जब वो मेंटल इलनेसेस का शिकार होते हैं तो उनका रद्द-ए-अमल क्या होता है उसके लिए। तो लिखा है, मेंटली इल पर्सन फर्स्ट
तो ये होता है कि जब मेंटली कोई इल होता है तो वो बेचैनी महसूस करता है, उसके जो हरकत होते हैं, उसके जो डेली लाइफ एक्टिविटीज़ होते हैं, तो उनसे वो कुछ अलग जो है वो फीलिंग आती है उनको देख के। जो दूसरे नॉर्मल लोग होते हैं तो उनसे उनके आदत जो है वो अलग होती हैं। तो इसीलिए सबसे पहले तो पाकिस्तान में ये किया जाता है कि जो रिलीजियस हीलर्स होते हैं, जो रिलीजियस हीलर्स होते हैं, तो उनको दिखाया जाता है, उनके पास ले जाया जाता है, दम दुआ कराई जाती हैं। उसके बाद कुछ लोग इस तरह करते हैं कि जो ट्रेडिशनल हीलर्स होते हैं उनको प्रीफर करते हैं, हकीम हो गया। कोई लोग जो है तसव्वुर करते हैं कि मैजिक है, ये मैजिक की वजह से इस तरह हुआ है, किसी ने जादू टोना किया हुआ है। और कुछ लोग जो है वो अल्टरनेटिव हीलर्स भी वो प्रीफर करते हैं, होम्योपैथिक जो होते हैं, होम्योपैथिक्स उनके पास ले जाते हैं, चाइनीज़ मेडिसिन वगैरह यूज़ करवाते हैं। इसके अलावा कुछ लोग ऐसा भी करते हैं कि रिलीजियस हीलर्स के पास ले जाते हैं, उसके बाद अगर जो है उनको थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन होती है, एजुकेटेड लोग होते हैं जिनको हेल्थ के बारे में पता होता है, तो वो प्राइमरी हेल्थ केयर सिस्टम से जाके वहाँ दिखाते हैं। फिर वो लोग अगर आगे रेफ़र करें तो बेसिक हेल्थ यूनिट में चले जाते हैं, फिर रूरल हेल्थ सेंटर में चले जाते हैं, फिर डिस्ट्रिक्ट हेड में भी चले जाते हैं, और फिर अगर वहाँ से उनको रेफ़र किया जाए तो स्पेशलिस्ट सर्विसेज तक भी चले जाते हैं। कुछ लोग प्राइवेट सेक्टर्स में ही जो है वो प्राइवेट हॉस्पिटल्स वगैरह वहाँ पे वो अपना वो पेशेंट दिखाते हैं, और कुछ लोग जो है सेल्फ़ मेडिकेशन की तरफ भी जाते हैं। तो ये एक मॉडल है, इस किस्म का एक निज़ाम है मेंटली इल पर्सनस के लिए पाकिस्तान के अंदर। अच्छा स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ेंगे कि जो मेंटल हेल्थ ऑर्डिनेंस थी वो क्यों बनी थी, और जब बनी तो उसकी वजह से कौन कौन से चेंजेस आए। तो लिखा है इंट्रोडक्शन में, बिफोर 2001 वन ऑफ द मोस्ट स्ट्राइकिंग फीचर ऑफ द पाकिस्तानी लॉ रिगार्डिंग मेंटली डिसऑर्डर पीपल वाज द सस्टेन्ड यूजेज ऑफ आर्केइक, इम्प्रिसाइज एंड ऑफन अनडिफाइंड टर्म्स। 2001 से पहले क्या किया जाता था, जो पाकिस्तानी कानून थी तो उसमें जो मेंटली डिसऑर्डर लोग होते हैं तो इनके लिए बहुत सारे एक आर्कीक कह ले, यानी बहुत ज़्यादा ओल्ड फैशन, इम्प्रिसाइज यानी इनएक्यूरेट अल्फाज जो है, अनडिफाइंड टर्म जो है वो यूज़ किए जाते थे, और उनको बस वही टर्म्स जो है बरकरार रखे जाते थे इन लोगों के लिए जो लोग जो है मेंटली इल है। The term lunacy is a classic example because despite being shunned by the psychiatric profession for being inhuman and imprecise, it is still formed a part of the outdated Lunacy Act title and was used along with its derivatives। देखें, उनमें से अगर हम एग्ज़ाम्पल दे, जो अभी मैंने कहा कि क्या होता था कि 2001 से पहले पाकिस्तानी जो कानून थी उन कानून में यही उनकी सबसे बुराई थी कि वो मेंटली जो डिसऑर्डर्ड लोग होते हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा ओल्ड फैशन, बहुत ज़्यादा इनअप्रोप्रिएट, इनएक्यूरेट, अनडिफाइंड टर्म्स जो है वो यूज़ करते थे। तो उसकी एग्ज़ाम्पल लुनेसी है। लुनेसी किसे कहा जाता है? पागलपन को, जो क्रेजीनेस होती है उसको लुनेसी कहा जाता है। तो ये लुनेसी लफ्ज़ जो है वो यूज़ की जाती थी। ये एक क्लासिक एग्ज़ाम्पल है क्योंकि ये जो है बहुत पुराने ज़माने से यही लफ्ज़ जो है वो यूज़ की जाती थी, पाकिस्तानी कानून के मुताबिक यूज़ की जाती थी। इसके बावजूद कि बहुत सारे साइकियाट्रिक प्रोफेशन जो है उन्होंने ये बात जो है वो बंद की थी। देखिए लिखा है डिस्पाइट बीइंग शंट बाय साइकियाट्रिक प्रोफेशन। साइकियाट्रिक प्रोफेशन वालों ने ये बात बिल्कुल शंट किया हुआ था, यानी अवॉइड किया हुआ था कि ये ना करे, क्योंकि ये एक गैर इंसानी और एक गलत इम्प्रिसाइज, एक गलत काम है कि इनको लुनेसी इनके लिए लफ्ज़ हम यूज़ करें। लेकिन इसके बावजूद भी जो एक एक्ट थी, एक कानून थी लुनेसी एक्ट के नाम से, तो उसके तहत ये यूज़ की जाती थी। एक पुरानी कानून हुआ करती थी लुनेसी एक्ट के नाम से, जिसको आउटडेटेड लुनेसी एक्ट के नाम से अभी भी याद किया जाता है। तो उसमें ये था स्टूडेंट्स कि अब इसको हम डिटेल में नहीं पढ़ सकते कि लुनेसी एक्ट जो है उसके कितने सेक्शंस थे, उसमें कौन कौन से चैप्टर्स थे और क्या क्या उसमें कहा गया था। लेकिन मैं थोड़ा सा इसके बारे में आप लोगों को बता देती हूँ कि ये जो लुनेसी एक्ट
थी, ये एक ऐसी एक्ट थी कि जिसके अंदर इनके लिए ऐसा कानून था कि जब भी कोई मेंटली डिसऑर्डर्ड पर्सन होगा, मेंटल इलनेस का शिकार होगा, तो उनको असाइलम्स में रखा जाता था। असाइलम्स वो जो हम पागल खाने कह सकते हैं उनको, उस टाइम उस ज़माने में इनके लिए एक अलग करके, हॉस्पिटल से अलग करके एक फैसिलिटी बनाई गई थी जिसे असाइलम्स के नाम से वो मशहूर था। तो वहाँ पे इनकी इतनी ज़्यादा कोई ट्रीटमेंट नहीं होती थी, बल्कि इनको ले जाके जब वहाँ पे डाला जाता था तो फिर वहाँ क्या होता था, ये लोग मज़ीद जो है वो तनाव का शिकार होते थे, मज़ीद ये अपने सोशल रोल से भी ये हट जाते थे, और मज़ीद ये जो डिप्रेशन में थे वो डिप्रेशन में, और जो मेनिया में, जो एग्रेसिव कंडीशन में थे वो उसी में जो है मज़ीद वो ख़राबी आती थी उनकी हालत में। तो ये जो लुनेसी एक्ट था उसमें यही किया जाता था कि उनको असाइलम्स में डाला जाता था, और असाइलम्स में भी ऐसा होता था कि मजिस्ट्रेट जो है वो ये फ़ैसला करती थी कि कौन कौन से लोग जो है वो असाइलम्स में जाएंगे, कितने वक्त के लिए जाएंगे। ये जो पेशेंट्स होते थे इनको ख़ुद कोई ऑटोनॉमी, कोई भी ख़ुद इनको इख्तियार हासिल नहीं हुआ करता था, तो वो एक्ट जो है वो लुनेसी एक्ट कहलाती थी। तो उसमें लुनेसी के अलावा और भी इससे रिलेटेड बहुत सारी वर्ड्स जो है, डेरिवेटिव्स जो है, ऐसे इम्प्रेसाइज, इनह्यूमन अल्फाज जो है वो यूज़ किए जाते थे। लुनेटिक वाज डिफाइंड एज एन इडियट और पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड। और यही जो एक्ट है, ये जो लुनेटिक एक्ट है, इसके सेक्शन 4 में लुनेसी को इस तरह डिफ़ाइन किया गया था कि लुनेसी कहा जाता है एक इडियट पर्सन को, या एक ऐसे पर्सन को जिनका बिल्कुल जो है बेकार दिमाग हो, तो उनको कहा जाता था लुनेसी। लुनेटिक लफ्ज़ जो है वो इस तरह इस सेक्शन में, लुनेटिक एक्ट के सेक्शन में 4 में इसको इस तरह डिफ़ाइन किया गया था। ए डिफिनीशन दैट ऑन अकाउंट ऑफ इस वेग्यूनेस हैज़ आल्सो गिवन राइज टू मच केस लॉ। यानी ये एक ऐसी डिफिनीशन थी, ये एक ऐसी डिफिनीशन थी जिसकी इनडिस्टिंक्टनेस की वजह से, जिसकी अब देखिए वेग्यूनेस किसे कहते हैं, यानी गैर वाज़हनेस इसकी, यानी एक इनडिस्टिंक्टनेस जो थी इसकी, तो उसकी वजह से इसने बहुत सारे जो है वो और फैसलाजात करवाए थे। मींस के अगर देखिए, अगर एक एक्ट बना हुआ है और उस एक्ट में ये कहा गया है कि जो लोग मेंटली इल होते हैं उनके लिए हम लुनेसी लफ्ज़ यूज़ करेंगे, पागल का लफ्ज़ यूज़ करेंगे, और वो पागल कौन होते हैं, वो इडियट या पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड के लोग होते हैं। तो ये जो डिफिनीशन दी गई थी, इस डिफिनीशन की वजह से क्या हुआ था, बहुत सारे ऐसे कानून बने थे जो कि एक्सेप्टेबल नहीं हैं एक पेशेंट के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, अब देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे आप लोग कंफ्यूज नहीं होना है। एक्सेप्टेबल इन ए सेंस के उनको जाके असाइलम्स में रखा जाता था, उनको ख़ुद कोई ऑटोनॉमी जो है वो इख्तियार नहीं थी, उनको उनकी कोई भी, उनके रिलेटिव्स की भी बात जो है वो नहीं मानी जाती थी। मजिस्ट्रेट उनके लिए फ़ैसला करती थी और वही फ़ैसले जो है वो उनके लिए फ़ॉलो की जाती थी, चाहे उसमें उनकी बेहतरी हो या फिर उनका नुकसान हो। तो ज़्यादातर इस तरह इनको रखने की वजह से इनको नुकसान ही होता था, इनकी सेहत में बिगाड़ ही आती थी। The 2001 law has discarded such outmoded and imprecise terms as lunatic, criminal, lunatic, and oxymoron, given that lunatics cannot be held responsible for their acts and asylum, and has provided its own more comprehensive set of definition. अब देखिए कि जब 2001 में ये ऑर्डिनेंस पेश किया गया, ये जो लॉ आए 2001 के ऑर्डिनेंस के तहत जो कानून बनाए गए, तो इन कानून ने क्या किया, ये जो आउटमोडेड, ये जो एक पुरानी तर्ज़ अमल थी, एक ओल्ड फैशन थी, जिसमें इस तरह इनएक्यूरेट टर्म्स जैसे कि लुनेटिक जो है वो यूज़ की जाती थी, और क्रिमिनल लुनेटिक लफ्ज़ जो है ये यूज़ किया जाता था, ये एक ऑक्सीमोरन। तो यहाँ पे क्रिमिनल लुनेटिक को ऑक्सीमोरन इसलिए कहा जाता है स्टूडेंट्स के क्रिमिनल एक अलग जो है वो टर्म है और लुनेटिक जो है वो एक अलग टर्म है। देखिए, इनका आपस में कोई इस तरह जोड़ नहीं बनता। तो जैसे भी इस तरह के अल्फाज होते हैं जो एक साथ लिखे जाते हैं तो उनको ऑक्सीमोरन कहा जाता है। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हमने एक साथ फॉल्स और ट्रू लिख दिया, फॉल्स भी लिखा और साथ में जिस तरह यहाँ पे क्रिमिनल और लुनेटिक लिखा गया है, इसी तरह अगर हमने एक साथ फॉल्स और ट्रू लिख दिया तो फिर वो दोनों एक दूसरे के मुखालिफ है ना, सही गलत, तो फिर वो ऑक्सीमोरन कहलाती हैं। तो यहाँ पे भी ये इनके लिए जो लफ्ज़ यूज़ होती थी क्रिमिनल, लुनेटिक, तो लुनेटिक पागल लोग किस तरह क्रिमिनल हो सकते हैं, वो तो ख़ुद बंदा जो है वो पागल है, फिर वो पागल बंदा जिसका दिमाग काम नहीं कर रहा तो वो किस तरह क्रिमिनल हो सकता है। तो ये दोनों अल्फाज जो हैं एक दूसरे को इस तरह मैच एक दूसरे के साथ नहीं करते, तो इसीलिए इनको ऑक्सीमोरन कहा जाता है।
कि ये एक ऑक्सीमोरन यूज़ किया जाता था उस वक्त लुनेटिक्स के लिए, और कहा जाता था कि ये जो लुनेटिक्स होते हैं तो ये देखिए इनके लिए क्रिमिनल लफ्ज़ यूज़ किया जाता है, तो ये गलत था, क्रिमिनल लफ्ज़ यूज़ नहीं करना चाहिए था, क्योंकि ये जो लुनेटिक्स होते हैं, पागल बंदा होता है, तो फिर वो अपने एक्ट्स के लिए, अपने काम के लिए फिर वो रिस्पॉन्सिबल नहीं हो सकता। वो किस तरह अपने काम के लिए रिस्पॉन्सिबल कहलाएगा, क्योंकि उसका सही से माइंड काम ही नहीं करता है। और इसके अलावा जो एसाइलम्स थे तो उनको भी एक कम्प्रिहेंसिव सेट ऑफ डिफिनीशंस मिली। जब 2001 के कानून जो है वो सामने आए तो फिर ये जो क्रिमिनल लुनेटिक लाइक ऑक्सीमोरन जो यूज़ किए जाते थे, इनको भी जो है इन पे भी काम किया गया, और ये बात बताया गया कि लोग अगर लुनेटिक है, अगर उनका माइंड काम नहीं कर रहा तो फिर वो क्रिमिनल जो है वो नहीं माने जा सकते। और इसके अलावा एसाइलम्स जो होते थे, जो उस टाइम पागल खाने के नाम से मशहूर थे, तो उनको भी एक कम्प्रिहेंसिव सेट ऑफ डिफिनीशंस जो है वो दी गई, यानी एक मॉडर्न टाइप के एक जो इन लोगों की बेहतरी के लिए हो, ऐसे डिफिनीशंस दिए गए। The ordinance uses the term mental health as a part of its title and defines the converse mental disorder as mental illness, including mental impairment, severe personality disorder, severe mental impairment, and any other disorder or disabling of mind. क्या किया, ये जो ऑर्डिनेंस बनी थी तो उसमें लफ्ज़ यूज़ किया मेंटल हेल्थ का लफ्ज़ जो है इसमें यूज़ हुआ, और मेंटल हेल्थ को एज ए पार्ट देखा गया। मेंटल हेल्थ को इस तरह डिफ़ाइन किया गया कि मेंटल हेल्थ जो है वो एक किस कंडीशन को कहा जाता है, जो मॉडर्न डिफिनीशन है मेंटल हेल्थ की मैंने आप लोगों को बताई हुई है, उस तर्ज से मेंटल हेल्थ को बयान किया गया। और फिर उसी के पार्ट में ये बातें भी लिखी गई कि इस तरह हो सकता है कि कन्वर्स मेंटल डिसऑर्डर्स एज मेंटल इलनेस। अब ये जो मेंटल डिसऑर्डर का लफ्ज़ था, इसके लिए भी मेंटल डिसऑर्डर नहीं लिखा गया, बल्कि इसके लिए मेंटल इलनेस का लफ्ज़ यूज़ किया, और कहा कि मेंटल इलनेस हम उस कंडीशन को कहेंगे कि जिसमें अगर मेंटल इम्पेयरमेंट हो जाती हैं, माइंड सही तरीके से काम नहीं करता, या कोई पर्सनैलिटी डिसऑर्डर हो जाती हैं, या कोई सीवियर मेंटल इम्पेयरमेंट होता है, या फिर कोई माइंड की डिसेबलिंग हो जाती है, दिमाग काम करना छोड़ देता है, तो उस कंडीशन को हम मेंटल डिसऑर्डर नहीं बल्कि मेंटल इलनेस कहेंगे। मेंटल डिसऑर्डर अभी कहा जाता है, लेकिन उस वक्त ये लॉ बनाने की, ये मेंटल हेल्थ ऑर्डिनेंस बनाने की सबसे बड़ी मकसद ये थी कि ये जो कंसेप्ट था लोगों का मेंटल डिसऑर्डर, लोगों से रिलेटेड, उनको पागल समझते थे, उनको बुरी नज़रों से देखते थे, तो उस चीज़ को ख़त्म करना था। इसीलिए मेंटल डिसऑर्डर भी इनको इतना अच्छा वर्ड नहीं लग रहा था, इसीलिए उसके बनस्बत इन्होंने मेंटल इलनेस यूज़ करना अच्छा माना, इसीलिए इन्होंने मेंटल इलनेस का लफ्ज़ यूज़ किया था। For all of these categories of mental disorder, comprehensive definition have also been provided. ये जो जितने भी कैटेगरीज़ हैं मेंटल डिसऑर्डर्स के, जिसमें सीवियर मेंटल इम्पेयरमेंट का बताया, पर्सनैलिटी डिसऑर्डर का बताया, डिसेबलिंग ऑफ माइंड का बताया, तो इन सब के लिए, इन सब कैटेगरीज़ के लिए comprehensive definitions भी दी गई। फॉर एग्ज़ाम्पल, severe personality disorder is described in the 2001 law as persistent disorder or disability of mind। देखिए जैसा कि severe personality disorder को इस लॉ में 2001 का जो लॉ था, जो ऑर्डिनेंस था, इसमें इस तरह डिफ़ाइन किया गया कि सीवियर पर्सनैलिटी डिसऑर्डर एक परसिस्टेंट डिसऑर्डर होती हैं या फिर माइंड की डिसेबिलिटी होती हैं, वेदर और नॉट इट इंक्लूड सिग्निफिकेंट इम्पेयरमेंट ऑफ इंटेलिजेंस। इसमें ये भी हो सकता है कि इंसान की जो इंटेलिजेंस है वो भी इम्पेयर्ड हो जाए, काम करना छोड़ दे, या फिर इस तरह भी हो सकता है कि इंटेलिजेंस इंसान में हो विच रिजल्ट इन एबनॉर्मली एग्रेसिव और सीरियसली इररिस्पॉन्सिबल कंडक्ट ऑन द पार्ट ऑफ द पर्सन कंसर्न्ड। आप देखें कि इन्होंने कहा कि जो सीवियर पर्सनैलिटी डिसऑर्डर होती हैं वो एक ऐसी कंडीशन होती हैं कि जिसमें एक परसिस्टेंट डिसऑर्डर होती हैं कि जिसमें माइंड डिसेबल हो जाता है, साथ में इंटेलिजेंस जो है उसमें भी कमी आती है, या फिर कमी अगर नहीं भी आती तो इसकी वजह से, डिसेबिलिटी ऑफ माइंड की वजह से, एक एबनॉर्मली एग्रेसिव इररिस्पॉन्सिबल कंडक्ट जो है वो इंसान कर लेता है अपने सोसाइटी में। और ये जो है एक उसका ये किसी भी तरीके से अपने किसी भी काम में, किसी भी अपने रोल में वो इस तरह का इररिस्पॉन्सिबल कंडक्ट जो है वो कर सकता है। तो ये एक कंसर्न की बात होती है, यानी वो बंदा अपने किसी भी कंसर्न में, ऑन द पार्ट ऑफ द पर्सन कंसर्न, उस बंदे के चाहे उसके सोशल रोल हो, चाहे उसकी ख़ुद की बॉडी हो, चाहे उसकी फैमिली हो, तो उसमें वो कुछ ऐसा इररिस्पॉन्सिबल कंडक्ट कर देता है कि जिसकी वजह से हम कहते हैं कि ये बंदा जो है पर्सनैलिटी डिसऑर्डर का शिकार है।
The term mentally disordered prisoner replaces criminal lunatic. Similarly, in state of asylum, health facility and psychiatric facility are used whenever suitable. क्या किया गया कि एक लफ्ज़ यूज़ की गई इस 2001 के जो ऑर्डिनेंस है इसके मुताबिक इसमें एक लफ्ज़ यूज़ की गई मेंटली डिसऑर्डर्ड प्रिजनर का, जिसने क्रिमिनल लुनेटिक जो लफ्ज़ थी, जो टर्मिनोलॉजी थी, उसको रिप्लेस किया। ये इस तरह हुआ करता था स्टूडेंट्स के लोग उस टाइम जब मेंटल इलनेस का शिकार हो जाते हैं तो ज़ाहिरी सी बात है कि वो कुछ भी कर देते हैं। तो वो कोई काम कर देते थे जो रूल्स के ख़िलाफ़ हो, कोई क्राइम कर देते थे, तो फिर उनके लिए क्रिमिनल लुनेटिक का लफ्ज़ यूज़ होता था और उनको जाके जो है वो कैदी बनाया जाता था और ये लफ्ज़ उनके लिए यूज़ किया जाता था कि क्रिमिनल लुनेटिक है, पागल वो जो है वो क्रिमिनल है, मुजरिम है। तो ये जो अभी एक्ट बनी 2001 में, तो इसने इनके लिए लफ्ज़ यूज़ किया मेंटली डिसऑर्डर्ड प्रिजनर कि ये क्या है, ये कैदी है, प्रिजनर है, लेकिन मेंटली डिसऑर्डर्ड है क्योंकि इनका माइंड ठीक नहीं है, इनकी दिमाग सही से काम नहीं कर रही, इसी वजह से इन्होंने कोई ऐसा काम किया हुआ है जिसकी वजह से ये कैदी जो है वो बने हुए हैं। तो ये जो लफ्ज़ थी मेंटली डिसऑर्डर प्रिजनर का लफ्ज़, इन्होंने एक रिस्पेक्ट के दायरे में इनको ले आया, यानी एक रिस्पेक्ट के दायरे के अंदर इनको ले आए कि ये लोग जो है अगर इन्होंने कोई क्राइम किया भी है तो इनके लिए क्रिमिनल लुनेटिक का लफ्ज़ यूज़ ना किया जाए, बल्कि इनको मेंटली डिसऑर्डर प्रिजनर कहा जाए। इसी तरह जो एसाइलम्स थे उनको एसाइलम्स पागलखाने को कहते हैं, एसाइलम्स उस टाइम एसाइलम्स को वो पागलखाने ही कहते थे, तो इसीलिए एसाइलम्स के लिए लफ्ज़ हेल्थ फैसिलिटी या फिर साइकियाट्रिक फैसिलिटी लफ्ज़ यूज़ की गई। एसाइलम का ख़त्म किया यूज़ करना, और जब भी सूटेबल हुआ करता था तो वो यही अल्फाज जो है वो यूज़ करते थे। ए वेरी प्रैग्मेटिक स्टेप फॉरवर्ड हैज़ बीन इन द इंट्रोडक्शन ऑफ डिफिनीशन ऑफ इन्फॉर्म्ड कंसेंट फॉर ट्रीटमेंट। आप देखिए स्टूडेंट्स के इससे पहले जो मेंटली डिसऑर्डर्ड लोग होते थे तो उनके लिए इन्फॉर्म्ड कंसेंट का कोई कॉन्सेप्ट मौजूद नहीं था। इन्फॉर्म्ड कंसेंट का आप लोगों को पता है, जो रजामंदी जो लेते हैं, वो पेशेंट का जब कोई सर्जरी होता है तो क्या करते हैं, सर्जरी के वक्त आप लोगों ने देखे भी होंगे हॉस्पिटल्स में कि उनसे एक पेपर जो है वो साइन करवाते हैं जिसमें लिखा होता है कि खुदा ना खास्ता सर्जरी के दौरान आपको कोई नुकसान पहुंचता है, अगर आपकी डेथ भी काज होती है तो उसके लिए हॉस्पिटल का अमला या फिर डॉक्टर्स जो है वो रिस्पॉन्सिबल नहीं होते, और उस इन्फॉर्म्ड कंसेंट में उस प्रोसीजर की सारी जो है वो डिटेल्स उनको बताई होती हैं कि इसके ये नुकसान हैं, इसके ये फ़ायदे हैं, इसके अल्टरनेटिव्स भी है कि इसको छोड़ के आप कोई और जो है वो ट्रीटमेंट भी कर सकते हो, और आप इसको ये ट्रीटमेंट जो है वो छोड़ के जा भी सकते हो, फ़ैसला आप पे हैं। ये सारी चीज़ें समझाने के बाद पेशेंट को ऑटोनॉमी दी जाती है, ख़ुद इख्तियार दिया जाता है कि वो ख़ुद फ़ैसला करे। तो ये इन्फॉर्म्ड कंसेंट की जो प्रोसेस है ये इससे पहले 2001 से पहले मौजूद नहीं थी, इसका कोई कंसेप्ट नहीं था। तो ये जब कंसेप्ट इसमें आया, ये जो ऑर्डिनेंस बनी 2001 में, तो इसमें इन्फॉर्म्ड कंसेंट का ये स्टेप, ये प्रोसेस जो है वो शुरू किया गया। तो ये एक प्रैग्मेटिक स्टेप था। प्रैग्मेटिक कहते हैं एक हकीकत पसंदाना, एक बहुत ही अच्छा एक स्टेप था कि इन लोगों के लिए भी इन्फॉर्म्ड कंसेंट का प्रोसेस जो है वो स्टार्ट किया गया। In light of the new definition, consent would only be considered valid when it is informed, that is, when the patient or guardian or nearest relative in case of minor has been adequately informed of the purpose, nature, likely effects and risk of the treatment, including the likelihood of its success, any alternative and the cost to be incurred। यानी इसकी जो न्यू डिफिनीशन थी इन्फॉर्म्ड कंसेंट की, तो उसमें ये कहा गया कि कंसेंट को सिर्फ उस वक्त एक वैलिडली इन्फॉर्म तस्वुर किया जाएगा जब पेशेंट को, या फिर अगर पेशेंट माइनर है, माइनर मींस के या तो वो उसका माइंड जो है वो सही से काम नहीं कर रहा, मेंटली वो ठीक नहीं है, या फिर अगर वो 17 साल से कम उम्र का, 18 साल से कम उम्र का है तो वो फिर माइनर कहलाता है। तो उसके लिए उसके या तो गार्डियन या तो उसके नियरेस्ट रिलेटिव जो है वो फिर उसके लिए कंसेंट देते हैं। तो वो जो कंसेंट दे रहे हो या फिर वो पेशेंट ख़ुद, अगर वो माइनर नहीं है, पेशेंट जो है माइनर नहीं है, तो पेशेंट ख़ुद उसको सारी चीज़ों का पता हो, एडिक्वेटली उसको ये पता हो कि इस ट्रीटमेंट का मकसद क्या है, इसकी नेचर कैसी है, कैसे ट्रीटमेंट है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये मेडिसिन दी जा रही है या कोई सर्जरी की जा रही है, इसके अच्छे इफ़ेक्ट्स जो है वो लाइकली इफ़ेक्ट्स क्या हैं, इसके रिस्क फैक्टर्स क्या है, क्या क्या रिस्क इसके हो सकते हैं, इस ट्रीटमेंट के बाद उसको क्या क्या रिस्क हो सकते हैं,
इसके अलावा इसकी सक्सेस की लाइकलीहुड कितनी है, कितना चांस है कि सक्सेसफुल होगा, और इसकी कोई अल्टरनेटिव है या नहीं, इसको छोड़ के कुछ और ठीक करने के लिए ख़ुद को कुछ और किया जा सकता है या नहीं, और इसकी कॉस्ट कितनी है, कितना इसमें ख़र्चा आएगा। इंक्योर कहते हैं ख़र्चा आने को, तो कितना इसमें ख़र्चा आएगा। ये सारी चीज़ें अगर सही तरीके से पूरे तौर पे पेशेंट को या फिर उसके गार्डियन नियरेस्ट वन जो उसके लिए कंसर्न दे रहे हो उनको पता हो, और पता होने के बाद अगर वो अपना फ़ैसला दे तो वही कंसेंट जो है इन्फॉर्म्ड कंसेंट कहलाएगी। By addressing this pertinent issue, an important gap in the law has been bridged। अब देखिए ये जो एक ख़ास एक आप कह सकते हैं कि पर्टिनेंट मीन्स ये एक रिलेवेंट इशू थी, और इस रिलेवेंट इशू को एड्रेस करके जो गैप थी वो ख़त्म कर दी गई। गैप में ऐसा समझे कि पुल बनाया गया, उस लॉ में इसकी कमी थी वो पूरा करके एक ऐसा समझे कि गैप को पुल के थ्रू जो है वो फुल किया गया, वो सारा जो है वो गैप जो है वो फिल्ड आउट किया गया। Terminology deeply reflects the mood of those who use it. The adoption by Pakistani society and law of more significantly appropriate, precise and human terms indicate that a more empathic attitude has replaced an earlier attitude of summary, dismal and a lack of understanding toward individuals who are mentally disordered। ज़ाहिरी सी बात है कि जो टर्मिनोलॉजी हम यूज़ करते हैं, एक इंसान जो टर्मिनोलॉजी यूज़ करता है तो वो रिफ़्लेक्शन होती हैं उसके मूड की, उस इंसान के मूड की रिफ़्लेक्शन होती हैं। तो इसीलिए जब पाकिस्तानी सोसाइटी ने इस कानून को एक्सेप्ट किया, इस चीज़ को एडॉप्ट किया और अच्छे तरीके से एप्रोप्रिएट, प्रिसाइज़ और ह्यूमन इंसानी तर्ज के अल्फाज यूज़ करते हुए उन्होंने अपना ये एटीट्यूड शो किया कि हम बहुत ज़्यादा एम्पैथिक है, हमें एम्पैथी है इन लोगों के साथ जो लोग जो है मेंटली डिसऑर्डर्ड है। और ये जब निज़ाम चालू हुआ, स्टार्ट हुआ, तो फिर जो पहले का जो एक कह ले कि जो डिसिमल एक निज़ाम चलती आ रही थी, जो एक बुरी निज़ाम चलती आ रही थी, तो उसकी यहाँ पे डिसिमल उसकी टर्मिनेशन जो है वो हो गई, समरी टर्मिनेशन उसकी हो गई, उसको बिल्कुल जो है रिप्लेस कर दिया गया। अभी जो है ऐसा वो फील नहीं हो रहा था कि ये लोग जो है पहले इस तरह लुनेटिक, क्रिमिनल, ये सारी चीज़ें, ये सारे अल्फाज जो है वो यूज़ करते थे। तो इस कानून को एडॉप्ट करने की वजह से इतनी अच्छी चेंजेस जो है वो आ गई। An important development brought about by the new law is the establishment of the Federal Mental Health Authority, comprising 7 eminent psychiatrists of at least 10 years standing, Section 3, and 7 other members, largely bureaucrats। अब ये बता रहा है कि एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट इसमें ये की गई कि एक न्यू लॉ जो है वो इस्टेब्लिश की गई इस ऑर्डिनेंस के अंदर, कि जिसमें एक फेडरल मेंटल हेल्थ अथॉरिटी बनाई गई, जिसमें क्या हुआ करते हैं कि साइकोलॉजिस्ट को साइकियाट्रिस्ट हैं उनको उसमें शामिल किया गया, इमिनेंट साइकियाट्रिस्ट को, इमिनेंट मींस फेमस साइकियाट्रिस्ट को, और ऐसे फेमस साइकियाट्रिस्ट को जिनका 10 साल जो है वो हो चुका है, 10 साल रिलेवेंट एक्सपीरियंस उनका हो चुका है, 10 साल जो है वो साइकियाट्रिस्ट रह चुके हैं। ऐसे जो फेमस साइकियाट्रिस्ट थे उनको शामिल किया गया, जो कि इसके सेक्शन 3 जो है उसमें ये बताया हुआ है ये बात। और इसके अलावा 7 अदर मेंबर्स थे, और वो जो 7 अदर मेंबर्स थे इस फेडरल मेंटल हेल्थ अथॉरिटी के, वो लार्जली ब्यूरोक्रेट्स थे। ब्यूरोक्रेट्स कौन होते हैं? वो ऑफिशियल्स होते हैं जो कि एक लार्ज एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम में काम करते हैं, तो वो ब्यूरोक्रेट्स कहलाते हैं। तो इसमें ये जो फेडरल मेंटल हेल्थ अथॉरिटी बनाई गई थी, तो इसमें 7 साइकियाट्रिस्ट थे जो कि फेमस साइकियाट्रिस्ट थे, 10 ईयर स्टैंडिंग उनकी हुई हो, ऐसे साइकियाट्रिस्ट थे, और 7 दूसरे मेंबर्स थे जिनमें ज़्यादातर ब्यूरोक्रेट्स थे। This body has been given the responsibility of overseeing the state of mental health provision in the country, setting up national standards of care and treatment, and performing a host of other tasks। और इसकी ज़िम्मेदारी क्या थी? ये जो फेडरल मेंटल हेल्थ अथॉरिटी बनाई गई, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये थी कि ये स्टेट के अंदर मेंटल हेल्थ की कैसी प्रोविज़न हो रही है कंट्री में, उसको देखा करे, नेशनल स्टैंडर्ड्स बनाया करे केयर के लिए, इनकी ट्रीटमेंट के लिए, और दूसरे बहुत सारे इनसे रिलेटेड टास्क जो है वो सर अंजाम दे। इनका यही काम होता था।
लॉ रिलेटेड टू मेंटली डिसऑर्डर्ड पर्सन, मेंटल हेल्थ ऑर्डिनेंस 2001। अब देखिए स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ेंगे कि मेंटल हेल्थ ऑर्डिनेंस 2001 जो है उसमें कौन कौन से लाज थे, मेंटली डिसऑर्डर्ड पर्सन से रिलेटेड कौन कौन से कानून बनाए गए। The law deal with provision of better facilities for treatment and management of properties and affairs of mentally disordered person and to encourage the community care of such person. The law has 11 chapters. यानी ये जो लॉ थी, जो कानून बनाई गई थी, तो इसका मकसद ये था कि ये जो मेंटली डिसऑर्डर्ड लोग हैं तो इनको अच्छे से अच्छी फैसिलिटी मिले, इनकी ट्रीटमेंट जो है वो बेहतर तरीके से हो, इनके प्रॉपर्टीज़ और इनके दूसरे जो अफेयर्स, दूसरे जो मामलात हैं उनकी मैनेजमेंट सही तरीके से हो और कम्युनिटी में इनकी जो केयर है उसको इंकरेज किया जाए। इस लॉ के 11 चैप्टर्स थे। ये बात आपने याद रखनी है, MCQs में आपसे पूछी जा सकती है कि मेंटल हेल्थ ऑर्डिनेंस के कितने चैप्टर्स हैं, तो 11 चैप्टर्स हैं। चैप्टर 1 जो है उसमें बताया गया, उसमें कुछ डिफिनीशंस दी गई। डिफिनीशंस में मेंटल डिसऑर्डर्स को डिफ़ाइन किया गया। मेंटल डिसऑर्डर्स को कुछ इस तरीके से डिफ़ाइन किया गया कि मेंटल डिसऑर्डर्स मीन मेंटल इलनेस इंक्लूडिंग मेंटल इम्पेयरमेंट आर सीवियर मेंटल इम्पेयरमेंट, सीवियर पर्सनैलिटी डिसऑर्डर आर एनी अदर डिसेबिलिटी ऑफ माइंड। इन्होंने कहा कि ये जो मेंटल डिसऑर्डर होती है, ये इसका मतलब ये है कि ये लोग मेंटली बीमार हैं, मेंटल इलनेस का शिकार हैं, जिसमें हो सकता है कि इनको कोई मेंटल इम्पेयरमेंट हो, कोई इनका माइंड जो है वो ठीक से काम नहीं कर रहा हो, कोई ख़राबी आई है, कोई पर्सनैलिटी डिसऑर्डर हो सकती है, कोई माइंड की डिसेबिलिटी हो सकती है। मेंटल इम्पेयरमेंट मीन्स अरेस्टेड आर इनकम्प्लीट डेवलपमेंट ऑफ माइंड। मेंटल इम्पेयरमेंट का मतलब इन्होंने बताया कि मेंटल इम्पेयरमेंट का मतलब है कि इनकम्प्लीट डेवलपमेंट ऑफ माइंड। अरेस्टेड कहते हैं स्टॉप होने को, तो अगर माइंड की डेवलपमेंट स्टॉप होती है या फिर इनकम्प्लीट रह जाती है तो उसको हम मेंटल इम्पेयरमेंट कहते हैं। एंड सीवियर मेंटल इम्पेयरमेंट आल्सो इंक्लूड सिग्निफिकेंट इम्पेयरमेंट ऑफ इंटेलिजेंस। और जो सीवियर मेंटल इम्पेयरमेंट है वो कहा जाता है जब इंटेलिजेंस की सही तरीके से, अच्छे से, भरपूर तौर पर इंटेलिजेंस की अगर इम्पेयरमेंट हो जाए, इंटेलिजेंस ख़राब हो जाए तो उसको फिर हम सीवियर मेंटल इम्पेयरमेंट कहते हैं, कि जिसमें बंदे पे वो इंटेलिजेंसनेस की जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं वो फिर ख़त्म हो जाते हैं, वो एक फुलिश लाइक पर्सन जो है वो बन जाता है, उसको हम सीवियर मेंटल इम्पेयरमेंट कहते हैं। एंड सोशल फंक्शनिंग एलोंग विथ एबनॉर्मली एग्रेसिव और सीरियसली इररिस्पॉन्सिबल कंडक्ट। और जो सीवियर मेंटल इम्पेयरमेंट के ये जो पेशेंट्स होते हैं तो वो साथ में उनकी जो सोशल फंक्शनिंग होती हैं वो भी इम्पेयर हो जाती हैं, एग्रेसिव बिहेवियर उनका होता है और सीरियसली इररिस्पॉन्सिबल कंडक्ट उनका होता है अपनी सोसाइटी में। तभी हम उनको इस कैटेगरी में डाल सकते हैं कि वो सीवियर इम्पेयरमेंट ऑफ मेंटल हेल्थ की कंडीशन में है। सीवियर पर्सनैलिटी डिसऑर्डर मीन्स ए परसिस्टेंट डिसेबिलिटी ऑफ माइंड। सीवियर पर्सनैलिटी डिसऑर्डर के बारे में इन्होंने कहा कि ये माइंड की एक परसिस्टेंट डिसेबिलिटी है विद और विदाउट इम्पेयरमेंट ऑफ इंटेलिजेंस। यानी परसिस्टेंटली अगर माइंड जो है वो डिसेबल हो जाता है, लगातार माइंड जो है वो डिसेबल हो जाता है, सही से काम नहीं कर पाता। और इसमें इस तरह हो सकता है कि इंटेलिजेंस या तो साथ में कुछ जो है इंटेलिजेंस उसमें हो, या फिर बिल्कुल जो है इंटेलिजेंस भी साथ में ख़त्म हो जाती हैं, जिसकी वजह से एबनॉर्मली एग्रेसिव और सीरियसली इररिस्पॉन्सिबल कंडक्ट उसकी होती है सोसाइटी में। तो ये पर्सनैलिटी डिसऑर्डर कहलाती है, सीवियर पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। अच्छा स्टूडेंट्स, ये चैप्टर 1 के बारे में था। अब चैप्टर 2 में देख लें। चैप्टर 2 में मेंटल हेल्थ अथॉरिटी के बारे में बताया गया था। चैप्टर 1 में ये सारी डिफिनीशंस दी गई थी, ये भी आपने याद रखनी है। अब यहाँ से MCQs बनेगी तो MCQs में आप लोगों से पूछा जाएगा कि मेंटल हेल्थ ऑर्डिनेंस 2001 पाकिस्तान का चैप्टर 1 जो है वो बेसिकली उसमें क्या था। तो ऑप्शन में आप लोगों के पास होगा डिफिनीशंस ऑफ मेंटल डिसऑर्डर, या फिर डिफिनीशन ऑफ मेंटल डिसेबिलिटी, या फिर डिफिनीशन ऑफ सीवियर मेंटल इम्पेयरमेंट, या फिर डिफिनीशन ऑफ आप लोगों के साथ होगा सीवियर पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। तो आप लोगों को पता हो कि इसमें कुछ टर्मिनोलॉजीज़ को डिफ़ाइन किया गया था चैप्टर 1 में। चैप्टर 2 में क्या किया गया था, मेंटल हेल्थ अथॉरिटी को डिफ़ाइन किया गया था कि एक फेडरल मेंटल हेल्थ अथॉरिटी बनाई गई थी और उसके मेंबर्स वगैरह कौन कौन थे। तो यहाँ पे MCQs के लिए आपने याद रखनी है कि चैप्टर 2 में मेंटल हेल्थ अथॉरिटी के बारे में बताया गया था। इट विल बी कंस्टिट्यूट बाय फेडरल गवर्नमेंट। मेंटल हेल्थ अथॉरिटी फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से बनाई गई थी। एंड इट विल हैव ए चेयरपर्सन एंड फॉलोइंग मेंबर्स विल बी अपॉइंटेड फॉर 4 years। और इसका एक चेयरपर्सन
जो है इन्होंने कहा कि एक चेयरपर्सन होगा और साथ में इसके दूसरे मेंबर्स भी होंगे, जिनमें सेक्रेटरी हेल्थ जो कि फेडरल गवर्नमेंट से होगा, सेक्रेटरीज़ हेल्थ प्रोफेशनल गवर्नमेंट से भी होंगे, साइकियाट्री में एडवाइज़र इन साइकियाट्री जो कि GHQ से होगा, जो जनरल हेडक्वार्टर्स है वहाँ से होगा। और एडवाइज़र किसे कहते हैं स्टूडेंट? साइकियाट्री में एडवाइज़र हम तब एक बंदे को कहते हैं जब एक एक्सपीरियंस मेंटल हेल्थ क्लिनिशियन हो और वो कुछ इस तरह ट्रेंड किया गया हो, उसने इस तरह की ट्रेनिंग कर ली हो कि वो मेंटल जो प्रॉब्लम्स होते हैं, साइकियाट्रिक प्रॉब्लम्स होते हैं, उनको रिकॉग्नाइज़ करे और उनको सही तरीके से मैनेज करे और उनकी मैनेजमेंट पे वो एडवाइस दे सके और उसकी एक्सपीरियंस हो इसमें, तो उसको कहा जाता है एडवाइज़र इन साइकियाट्री, जो कि इन्होंने कहा कि GHQ से लिया जाएगा, जो जनरल हेडक्वार्टर्स होते हैं वहाँ से। और 7 इमिनेंट साइकियाट्रिस्ट ऑफ 10 years स्टैंडिंग और 7 इमिनेंट्स यानी 7 फेमस साइकियाट्रिस्ट इन्होंने कहा कि हम लेंगे जिनकी 10 years स्टैंडिंग हो, यानी 10 साल तक उन्होंने अगर इस रिलेवेंट फील्ड में काम किया हो, उनकी एक्सपीरियंस हो, तो उनको हम लेंगे। तो ये सारे मेंबर्स और इनके साथ चेयरपर्सन जो है वो भी शामिल होता है। इस तरह करके इन्होंने एक मेंटल हेल्थ अथॉरिटी बनाई और इनकी अपॉइंटमेंट जो है वो कहा कि 4 years के लिए होती है, 4 साल तक यही लोग जो है वो मेंटल हेल्थ अथॉरिटी को संभालेंगे। फंक्शन ऑफ अथॉरिटी, अब देखें कि इस मेंटल हेल्थ अथॉरिटी को इन्होंने बनाया, इतने मेंबर्स इसके रखे, चैप्टर 2 में इसका जिक्र है। तो इसके फंक्शंस क्या है? इनका फंक्शन ये होगा कि टू एडवाइज़ द गवर्नमेंट ऑन द मैटर्स रिलेटेड टू प्रमोशन ऑफ मेंटल हेल्थ की प्रमोशन के लिए डिफरेंट मैटर्स पे गवर्नमेंट को एडवाइस देना, ये इनका काम होगा। टू डेवलप एंड इस्टेब्लिश न्यू स्टैंडर्ड्स फॉर केयर एंड ट्रीटमेंट ऑफ पेशेंट्स के मेंटली डिसऑर्डर्ड पेशेंट्स के केयर के लिए, उनके ट्रीटमेंट के लिए नए स्टैंडर्ड्स इस्टेब्लिश करेंगे और उनको डेवलप करेंगे। टू इम्प्रूव एग्जिस्टिंग मेंटल हेल्थ सर्विसेज, जो पहले के ऑलरेडी एग्जिस्टिंग मेंटल हेल्थ सर्विसेज है उनको इम्प्रूव करना, ये इनका काम होगा। और इसके अलावा टू इस्टेब्लिश बोर्ड ऑफ विजिटर्स टू इंश्योर दैट असेसमेंट एंड ट्रीटमेंट इज़ प्रॉपरली कैरिड आउट। और ये जो जितने भी मेंटल हेल्थ सर्विसेज है जो कि ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है या फिर अभी जो नए बनाए जा रहे हैं, इन सब को देखने के लिए, इन सब के ऊपर इनको विज़िट करने के लिए एक बोर्ड ऑफ विजिटर्स बनाया जाएगा, जो कि इस बात को यकीनी बनाएंगे कि ये जो मेंटली इल लोग होते हैं तो इनकी असेसमेंट और ट्रीटमेंट जो है वो प्रॉपरली कैरिड आउट की जा रही है। अच्छा स्टूडेंट्स, अब इसी चैप्टर 2 में इस बारे में भी बताया गया कि किस तरीके से बोर्ड ऑफ विजिटर्स जो है उनकी कॉन्स्टिट्यूशन हो, किस तरीके से बोर्ड ऑफ विजिटर्स को तश्कील देना है। तो बोर्ड ऑफ विजिटर्स में इन्होंने कहा, इस कानून के अंदर ये मौजूद था कि उसमें भी एक चेयरपर्सन होगा हु इज़ और हैज़ बीन जज हाई कोर्ट, यानी वो जो है एक चेयरपर्सन एक हाई कोर्ट जज का जो है वो रोल प्ले करेगा, उसमें उसका रोल इसी तरह होगा जिस तरह हाई कोर्ट जज का होता है, चेयरपर्सन वो होगा। और इसके अलावा 2 साइकियाट्रिस्ट होंगे जिनकी 10 year स्टैंडिंग हो, और एक प्रोमिनेंट सिटीज़न होगा जिसकी गुड स्टैंडिंग हो सोसाइटी में। जिस कंट्री में ये बोर्ड ऑफ विजिटर्स जो है वो तश्कील दी जा रही है, तो उसमें एक सिटीज़न लिया जाएगा जो कि प्रोमिनेंट हो, नामवर हो, जिसका नाम हो, और ऐसा सिटीज़न जो कि जिसकी गुड स्टैंडिंग भी हो, तो वो लिया जाएगा, एक वो होगा। और 2 यहाँ पे RMP होंगे। RMP मीन्स रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर्स होंगे, 2 रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर्स जिनकी 12 year स्टैंडिंग हो, 12 years उनकी एक्सपीरियंस हो, और 1 नॉमिनेटेड बाय PMDC, और उनमें से एक जो है 2 होंगे और 2 में से एक जो है उसको PMDC ने नॉमिनेट किया हो, PMDC का नॉमिनेट किया हो, जो पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल है उनका नॉमिनेट किया हुआ हो एक उनमें से। DG हेल्थ हो जो कि जो प्रोफेशनल जो गवर्नमेंट होती हैं वहाँ से DG हेल्थ हो, या फिर उसका कोई नॉमिन हो, यानी उसने किसी का नाम बताया हो, किसी को नामज़द किया हो, या फिर वो खुद हो या फिर उसका नामज़द करदा कोई बंदा हो। ऑल आर अपॉइंटेड फॉर 2 years। और ये जो बोर्ड ऑफ विजिटर्स है ये 2 साल के लिए होंगे, ये 2 साल के लिए यही मेंबर्स होंगे, फिर 2 साल बाद जो है इनको चेंज करके फिर दूसरे जो है वो इस तरह के मेंबर्स लिए जाएंगे। पावर एंड फंक्शन ऑफ बोर्ड ऑफ विजिटर्स, अब ये बोर्ड ऑफ विजिटर्स जो है इनका पावर कितना होगा और इनके फंक्शंस क्या होंगे। टू इंस्पेक्ट साइकियाट्रिक फैसिलिटी विद इन इट्स एरिया ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी
जहाँ पे इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, जो एरिया इनको दिया गया होगा, तो उसमें ये जो साइकियाट्रिक फैसिलिटी है उसको इंस्पेक्ट करेंगे, जाके देखेंगे। टू एग्जामिन पेशेंट अलॉन्ग विद रिकॉर्ड्स एंड डॉक्यूमेंट्स, पेशेंट को ये एग्जामिन करेंगे, उनके रिकॉर्ड्स देखेंगे, उनके डॉक्यूमेंट्स देखेंगे। टू रिकमेंड टू अथॉरिटी एंड गवर्नमेंट फॉर इम्प्रूवमेंट ऑफ कंडीशन ऑफ सच फैसिलिटी, और उस फैसिलिटी में अगर उनको कोई कमी नज़र आ रही हो तो गवर्नमेंट को रिकमेंड करेंगे, अथॉरिटी को रिकमेंड करेंगे कि उनके लिए कोई इम्प्रूवमेंट जो है वो की जाए। अच्छा स्टूडेंट्स, ये चैप्टर 2 थी। आपने याद रखना है कि चैप्टर 2 में 2 बातें की गई थी। एक मेंटल हेल्थ अथॉरिटी के बारे में, उसको बनाने के बारे में, उसके में कौन कौन से लोग होंगे, इसका फंक्शन क्या होगा, और दूसरी बात ये थी कि बोर्ड ऑफ विजिटर्स बनाने की, बोर्ड ऑफ विजिटर्स में उसके मेंबर्स कौन कौन से होंगे और फिर उसका फंक्शन क्या होगा। फिर जो चैप्टर 3 है, चैप्टर 3 में केयर एंड ट्रीटमेंट ऑन इनफॉर्मल और वॉलेंट्री बेसिस। अब यहाँ पे बात की गई कि जो मेंटली डिसऑर्डर पेशेंट्स होते हैं, मेंटली डिसऑर्डर पर्सन होते हैं, तो उनकी केयर और उनकी ट्रीटमेंट जो है वो इनफॉर्मल हो। इनफॉर्मल मीन्स कि मजिस्ट्रेट ना करे, बल्कि वो लोग ख़ुद जो है ऑटोनोमी उनको हासिल हो, वॉलेंट्री बेसिस पे हो, वो लोग अगर ख़ुद चाहे तो उनकी ट्रीटमेंट हो। देखिए लिखा है, एनी पर्सन हु हिमसेल्फ सीक और इज़ ब्रॉट बाय ए रिलेटिव और रिफर्ड बाय एनी अथॉरिटी शैल बी एग्जामिन्ड बाय ए साइकियाट्रिस्ट और बाय ए मेडिकल ऑफिसर ऑन हिज बिहाफ to record his finding in writing and to decide that patient be treated on outpatient basis or otherwise। देखिए कि पहले ज़माने में क्या किया जाता था, 2001 से पहले जो लुनेटिक एक्ट जो थी उसके मुताबिक इस तरह किया जाता था। जो लोग भी पागल नज़र आते थे, जो लोग भी मेंटली डिसऑर्डर नज़र आते थे, तो उनको पकड़ के वो पागल खाने में ले जाते थे। किसी की जो है वो ख़ुद की राय को नहीं देखते थे। मजिस्ट्रेट का उसमें काम था, मजिस्ट्रेट जिनको रिफ़र करता था उनको भी लेते थे, लेकिन पेशेंट का ख़ुद का और उनके रिलेटिव्स का कोई भी जो है वो बात नहीं माना जाता था। तो अब उसको चेंज करके क्या किया गया कि कोई भी पर्सन अगर वो ख़ुद से चाहे या फिर उसके रिलेटिव्स या फिर कोई अथॉरिटी उसको रिफ़र करे, तो साइकियाट्रिस्ट या मेडिकल ऑफिसर उस पेशेंट के बिहाल्फ पे उसके बेहतरी के लिए उसकी असेसमेंट करेंगे, उसको एग्जामिन करेंगे और उनके जो फाइंडिंग्स है उनको राइटिंग जो है राइटिंग्स उनके पास डॉक्यूमेंट्स वगैरह होंगे, रिकॉर्ड्स होंगे, तो उसमें फाइंडिंग्स को देखेंगे और डिसाइड करेंगे कि जो पेशेंट है उसको वहाँ पे रखा जाए या फिर आउट पेशेंट बेसिस पे उसकी ट्रीटमेंट की जाए। उसको जो है वो थोड़ा सा उसकी ट्रीटमेंट करके उसको वापस भेज दिया जाए या फिर उसको रखा जाए, इसका फैसला फिर करेंगे। एनी सच पर्सन ऑन विड्रॉवल ऑफ हिज कंसेंट में बी डिस्चार्ज। अगर कोई बंदा अभी ये चाहे कि नहीं मैंने नहीं करना, मैंने इलाज नहीं करना है, वो विड्रॉ करे, अपनी रजामंदी को ख़त्म करे, तो फिर वो उसको डिस्चार्ज कर दिया जाए। ये कानून है कि बस उस पर फिर कोई भी किसी किस्म का भी फोर्स नहीं करना चाहिए। दूसरा इसमें क्या किया गया, डिटेंशन ऑफ पेशेंट फॉर असेसमेंट, ट्रीटमेंट, अर्जेंट एडमिशन एंड इमरजेंसी होल्डिंग। कि पेशेंट की जो डिटेंशन होती है, पेशेंट को जो उस हेल्थ फैसिलिटी में जो रोकना होता है, उसके बारे में असेसमेंट के लिए, ट्रीटमेंट के लिए और अर्जेंट जो इमरजेंसी एडमिशन होती हैं, तो उसके लिए उन सब के लिए अलग अलग जो है वो कानून बनाए गए। सेक्शन 10 में ये कहा गया कि एन एप्लीकेशन फॉर एडमिशन फॉर असेसमेंट कैन बी मेड बाय ए रिलेटिव, हस्बैंड और वाइफ और नियर रिलेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ द पेशेंट ऑन द फॉलोइंग ग्राउंड्स ड्यूली सपोर्टेड बाय रिकमेंडेशन और प्रिस्क्राइब्ड फ्रॉम by 2 medical officers, one of them shall be approved psychiatrist। अगर एडमिशन के लिए ऐसी एप्लीकेशन आती है कि जिसमें कोई रिलेटिव हस्बैंड हो या वाइफ हो या दूसरा कोई नियर रिलेशन हो, वो एप्लीकेशन लेके आए और उस एप्लीकेशन में ये बात भी प्रूव हो कि 2 मेडिकल ऑफिसर जो है उन्होंने रिकमेंड किया हुआ है उसको ट्रीटमेंट, उसको रोकना, उस हेल्थ फैसिलिटी के अंदर रोक के उसके ट्रीटमेंट करना, और ये अक्सर 26 या 28 डेज़ के लिए होती थी। तो ये अगर रिकमेंडेड हो और जो मेडिकल ऑफिसर जिन्होंने रिकमेंड किया है, रेफ़र किया है, उनमें से एक जो है अप्रूव्ड साइकियाट्रिस्ट हो, तो ये लाजमी था। इसके अलावा वो वहाँ पे रोक के उनकी इलाज नहीं किया करते थे। He is suffering from mental disorder of such a nature or degree which warrants the detention of patient in psychiatric facility for assessment or for assessment followed by initial treatment। अब इसके अलावा इस एप्लीकेशन के रूल अगर पूरा है, इसके अलावा ये भी हो कि वो पेशेंट जो है वो मेंटली डिसऑर्डर्ड हो, सफ़र कर रहा हो कोई जो है, और उसको कोई डिग्री ऑफ कोई ऐसे डिग्री का वो बीमार हो जो कि
ये वारंट करे कि वो बंदा जो है उसको डिटेंशन करना चाहिए, उसको रोकना चाहिए साइकियाट्रिक फैसिलिटी में असेसमेंट के लिए, या फिर असेसमेंट के बाद इनिशियल ट्रीटमेंट के लिए उसको वहाँ पे रोका जाए। तो अगर इस तरह कोई प्रूव होती है मेंटल डिसऑर्डर तो फिर उसको वहाँ पे रोका जाता है। He ought to be detained in the interest of his own health or safety or for protection of other। उसको वहाँ पे जो रखा जाता है अगर वो ख़ुद चाहता हो, he ought means अगर वो ख़ुद चाहे कि उसे वहाँ पे रखा जाए उसकी ख़ुद के इंटरेस्ट के लिए, उसकी हेल्थ फैसिलिटी के लिए, उसकी सेफ़्टी के लिए या फिर दूसरों के सेफ़्टी के लिए, क्योंकि एक बंदा मेंटली अगर डिसऑर्डर होता है तो उससे दूसरों को भी नुकसान पहुँच सकता है। तो दूसरों के प्रोटेक्शन के लिए या फिर उसके ख़ुद के सेफ़्टी के लिए उसे वहाँ पर रखा जाए। केयर एंड ट्रीटमेंट और इनफॉर्मल और वॉलंटरी बेसिस इज़ नॉट पॉसिबल। उसकी उस पेशेंट की केयर करना, उसकी ट्रीटमेंट करना अपनी मर्ज़ी से इनफॉर्मली तो ये पॉसिबल नहीं है। ड्यूरेशन ऑफ एडमिशन फॉर असेसमेंट शुड नॉट एक्सीड 28 days until extended by virtue of subsequent application। यानी जो ड्यूरेशन है एडमिशन की इस हेल्थ फैसिलिटी के अंदर वो 28 दिन से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि इन लोगों ने ये फ़ैसला इसलिए किया था क्योंकि ये लोग अगर इनको इस तरह रखा जाता है, पहले वो जो लुनेटिक एक्ट थी तो उसके मुताबिक इनको ज़िंदगी भर जो है इस तरह कैद रखा जाता था असाइलम्स के अंदर, तो फिर उससे वो मेंटली लोगों के साथ बहुत ज़्यादा नाइंसाफ़ी थी, उनके सोशल रोल से उनको हटाया जाए तो वो मज़ीद ख़राब होते थे। तो इसी वजह से यहाँ पे ये कानून बनाया गया था कि इनके अगर यहाँ पे एडमिशन की भी जाए तो वो 28 दिनों से ज़्यादा ना हो। हाँ, अगर इस तरह हो कि उसकी बेहतरी के लिए हो या उसकी इलाज जो है वो थोड़े दिनों और कंटिन्यू करे उसके वर्च्यू के लिए, तो फिर वो पॉसिबल हो सकता था। इफ़ साइकियाट्रिस्ट डीम इट फिट ही मे डिस्चार्ज द पेशेंट एंड एडवाइस टू कंटिन्यू ट्रीटमेंट ऑन वॉलंटरी बेसिस। अब देखें कि अगर साइकियाट्रिस्ट को ये लगे, साइकियाट्रिस्ट डीम्ड मीन्स कहते हैं ये समझना, साइकियाट्रिस्ट ये समझे कि ये बंदा जो है बस अब ठीक है, इसको डिस्चार्ज करना अच्छा है, और फिर उसको एडवाइस करे कि ट्रीटमेंट जो है वो वॉलंटरी बेसिस से वो अपने जो है वो कंटिन्यू करे। अगर वो चाहता हो, अगर उसकी ख़ुद की मर्ज़ी हो कि वो ट्रीटमेंट कंटिन्यू करे तो उसको ट्रीटमेंट एडवाइस कर सकता है। इसके सेक्शन 11 में कहा गया कि ये सेक्शन 10 हम पढ़ रहे थे, फिर सेक्शन 11 में कहा गया इसी चैप्टर 3 के कि एप्लीकेशन फॉर एडमिशन फॉर ट्रीटमेंट मे बी मेड इन रिस्पेक्ट ऑफ पेशेंट ऑन द फॉलोइंग ग्राउंड ड्यूली सपोर्टेड बाय रिकमेंडेशंस ऑफ 2 मेडिकल ऑफिसर्स वन ऑफ होम शैल बी ए साइकियाट्रिस्ट। यानी एडमिशन एप्लीकेशन जो है ट्रीटमेंट के लिए वो सिर्फ इसी बेस पे मंजूर होगी कि अगर पेशेंट का कोई रिलेटिव लाया है, पेशेंट लाया है ख़ुद, उसकी मर्ज़ी शामिल हो और वो रिकमेंडेड भी हो 2 मेडिकल ऑफिसर की तरफ से, और वो ऑफिसर्स में से एक जो है वो साइकियाट्रिस्ट हो। He is suffering from mental illness, severe mental illness, mental impairment, severe mental impairment, severe personality disorder are ain't required to receive treatment in psychiatric facility। और वो जो पेशेंट आया हुआ है उसको कोई मेंटल इलनेस हो, कोई सीवियर मेंटल इलनेस हो, या फिर मेंटल इम्पेयरमेंट हो, या सीवियर मेंटल इम्पेयरमेंट हो, या सीवियर पर्सनैलिटी डिसऑर्डर हो, और उसको ट्रीट करने के लिए ट्रीटमेंट की ज़रूरत हो उस साइकियाट्रिक फैसिलिटी के अंदर, तो तब ही हम इस तरह कर सकते हैं कि को वहाँ पे रोक सकते हैं। It is necessary for health or safety of the patient or for protection of others। और दूसरी बात ये कि अगर ये ज़रूरी है उस पेशेंट के ख़ुद के लिए, उसके हेल्थ के लिए, और जो दूसरे लोग हैं उनके सेफ्टी के लिए। ड्यूरेशन ऑफ एडमिशन फॉर ट्रीटमेंट शुड नॉट एक्सीड 6 months। अब देखिए स्टूडेंट असेसमेंट के लिए कितनी वो टाइम थी, ड्यूरेशन 28 days थी असेसमेंट के लिए। अब ट्रीटमेंट के लिए ड्यूरेशन कितनी है, 6 months है, एटलीस्ट 6 months से ज़्यादा ना हो, अनलेस अथॉरिटी रिव्यू इट।
अच्छा स्टूडेंट्स, आप देखें कि कहा गया कि उसकी जो एडमिशन की ड्यूरेशन है ट्रीटमेंट के लिए वो 6 मंथ से एक्सीड ना करें। और दूसरी बात ये कि अथॉरिटी जो है उसको रिव्यू करे। अगर अथॉरिटी की तरफ से फिर अगर ये कहा जाए कि ज़रूरी है कि 1-2 मंथ जो है वो और एक्सटेंड किया जाए तो फिर उनकी बात जो है वो मानी जा सकती है, लेकिन इसके अलावा 6 मंथ से एक्सीड नहीं की जाती। सेक्शन 12 जो है उसमें अर्जेंट एडमिशन बताया गया। The relative or medical officers may apply for admission on urgent basis if admission under section 10 and 11 would involve delay। यानी अगर सेक्शन 10 और 11 में जो एडमिशन जो असेसमेंट और फिर ट्रीटमेंट के लिए जो एडमिशन की बात की है उसमें अगर डिले हो जाए और पेशेंट को ज़रूरत हो कि उसको अर्जेंटली उसको एडमिशन दिया जाए, उसको एडमिट किया जाए, तो फिर क्या किया जाता है, तो फिर ये जो कानून है सेक्शन 12 का ये यूज़ किया जाता है। पेशेंट कैन नॉट बी डिटेन फॉर मोर देन 72 आवर्स अनलेस फॉर्मेलिटीज़ अंडर सेक्शन 11 आर कम्प्लीटेड। आप देख ले स्टूडेंट्स के यहाँ पे अर्जेंट एडमिशन जो है पेशेंट की वो 72 घंटों के लिए होती है। 72 घंटों से ज़्यादा वक्त के लिए अर्जेंट एडमिशन पे उसको नहीं रखा जा सकता। हाँ, इस तरह अगर हो कि सेक्शन 11 के फॉर्मेलिटीज़ अगर पूरे नहीं हुए हैं तो थोड़ा टाइम को एक्सटेंड किया जा सकता है। इसके अलावा 72 घंटों से ज़्यादा उसको अर्जेंट एडमिशन में रखा नहीं जाएगा। सेक्शन 13 इमरजेंसी होल्डिंग है, उसके बारे में बात की गई। इफ़ एन एडमिटेड पेशेंट हु विश और अटेम्प्ट टू लीव and it appears to medical officers that patient is suffering from mental disorder to such degree that is necessary for his health or safety or for protection of other be prevented from leaving the facility। अब देखिए स्टूडेंट्स के इमरजेंसी होल्डिंग किसे कहते हैं। इमरजेंसी होल्डिंग वो होल्डिंग के जिसमें पेशेंट जो है वो ख़ुद को डिस्चार्ज करना चाहता है, लेकिन पेशेंट को ये विश है, वो चाहता है कि वो डिस्चार्ज हो चला जाए छोड़ के, और ये बात मेडिकल ऑफिसर्स के सामने आए और वो पेशेंट मेंटली डिसऑर्डर से सफरिंग कर रहा हो, मेंटल डिसऑर्डर के कंडीशन में है और ये उसके हेल्थ के लिए ज़रूरी है, उसके सेफ्टी के लिए ज़रूरी है और दूसरों के प्रोटेक्शन के लिए ज़रूरी है कि उसको जाने से रोका जाए, तो उस वक्त उसको इमरजेंसीली होल्डिंग की जा सकती हैं। डेट इट इज़ नॉट पॉसिबल टू गेट रिकमेंडेशन ऑफ साइकियाट्रिक, और उस टाइम अगर पॉसिबल ना हो कि साइकियाट्रिस्ट को बुला के उससे रिकमेंडेशन लेना, तो उस टाइम इमरजेंसी होल्डिंग उसकी की जा सकती है। इन सच सर्कमस्टांसिस पेशेंट कैन बी डिटेन्ड फॉर अप टू 24 आवर्स। लेकिन इस हालात में भी पेशेंट को 24 घंटों से ज़्यादा वक्त के लिए इमरजेंसी होल्ड ना किया जाए। अगर इमरजेंसी होल्डिंग की जाए तो वो 24 घंटों के लिए होगी और 24 घंटे के अंदर साइकियाट्रिस्ट से रिकमेंडेशन लेनी होगी, फॉर्मेलिटीज़ पूरी करनी होगी और फिर फैसला करना होगा, लेकिन 24 घंटों से ज़्यादा उसको इमरजेंसी होल्डिंग नहीं की जा सकती। अच्छा स्टूडेंट्स, अब देख लें ये जो चैप्टर 3 है, तो चैप्टर 3 के बारे में आप लोगों से एमसीक्यूज़ में ये पूछा जा सकता है कि चैप्टर 3 में किस चीज़ का जिक्र था, किस चीज़ के बारे में चैप्टर 3 थी। तो आप लोगों को पता हो कि केयर एंड ट्रीटमेंट और इनफॉर्मल और वॉलेंट्री बेसिस, जो इनफॉर्मल और वॉलेंट्री बेसिस पे पेशेंट को ट्रीटमेंट केयर अपनी मर्ज़ी से दी जाती हैं, उसके ख़िलाफ़ जो है चैप्टर 3 में बातें थी, उसको रोकने की बातें थी। चैप्टर 3 के सेक्शंस थे, सेक्शन 10 था, सेक्शन 11 था और इसके अलावा सेक्शन 12 था, सेक्शन 13 था। सेक्शन 10 के बारे में आप लोगों से पूछा जा सकता है कि सेक्शन 10 में क्या था, तो एडमिशन फॉर असेसमेंट के रूल्स थे कि पेशेंट की असेसमेंट के लिए उसको जो एडमिशन दी जाती है उसके रूल्स जो थे वो सेक्शन 10 में बताए गए थे। और असेसमेंट के लिए एक पेशेंट जो है उसको हम 28 दिनों से ज़्यादा वक्त के लिए नहीं रख सकते हेल्थ फैसिलिटी के अंदर इस कानून के मुताबिक। और दूसरी बात ये कि सेक्शन 11 के बारे में अगर आप लोगों से पूछा गया सेक्शन 11 में क्या था, तो सेक्शन 11 में एप्लीकेशन फॉर एडमिशन फॉर ट्रीटमेंट था। पेशेंट के ट्रीटमेंट के लिए उसकी एडमिशन के जो प्रोसेसेस होते हैं, जो एप्लीकेशन होते हैं, उसके बारे में लिखा था। और इसमें ये याद रखें कि किसी भी मेंटली डिसऑर्डर पेशेंट को इस कानून के मुताबिक 6 महीनों से ज़्यादा ट्रीटमेंट के लिए हेल्थ फैसिलिटी के अंदर रोकने की इजाज़त नहीं थी। सेक्शन 12 जो है वो अर्जेंट एडमिशन के बारे में था, अर्जेंट एडमिशन के बारे में, लेकिन अर्जेंट एडमिशन भी यही कि
अगर सेक्शन 11 जो है वो कंप्लीट ना हो तो 72 घंटों तक फॉर्मेलिटीज़ अगर कंप्लीट ना हो तो उसको रखा जा सकता है, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं। और फिर सेक्शन 13 जो है वो इमरजेंसी होल्डिंग के बारे में थी, और इमरजेंसी होल्डिंग उस वक्त जब पेशेंट जाना चाहता हो लेकिन उसका जाना उसके लिए और दूसरों के लिए ख़तरे की बाइस हो, और उस टाइम हम जल्दी साइकियाट्रिस्ट से रिकमेंडेशन नहीं ले सकते हो, तो उस टाइम 24 घंटों के लिए उसको अपनी मर्ज़ी से रोकना इसकी इजाज़त थी, इसके अलावा नहीं। तो ये चीज़ें आपने याद रखनी है। MCQs इसी तरीके के बनते हैं। यहाँ पे लिखा है नोट, मेडिकल ऑफिसर्स हैड साइन रिकमेंडेशन ऑन द डे ऑफ एप्लीकेशन और बिफोर। बोथ मेडिकल ऑफिसर्स में एग्जामिन पेशेंट टुगेदर आर सेपरेटली इन लेटर केस गेप नॉट मोर देन 5 days। अब देखिए स्टूडेंट्स कि यहाँ पे लिखा है कि जो मेडिकल ऑफिसर जिसकी रिकमेंडेशन की बात हो रही थी, तो उसने क्या करना होता है, रिकमेंडेशन उसने साइन करनी होती हैं जिस दिन जो है एप्लीकेशन आई हो या उससे पहले उसने रिकमेंडेशन करनी होती है कि कितने डेज़ जो है इसके लिए रिकमेंडेड है, कितना वक्त और क्या क्या चीज़ें। और जो दोनों मेडिकल ऑफिसर्स होते हैं जिनमें एक साइकियाट्रिस्ट होता है, एक दूसरा बी मेडिकल ऑफिसर हो सकता है, तो वो एक साथ मिलके या फिर सेपरेटली जो है वो ये काम करे, ये फैसला करे, वो पेशेंट को सही तरीके से एग्जामिन करे, और या तो एक साथ मिल के करे या फिर अलग अलग उसको एग्जामिन करे, और वो फिर अपना फैसला जो है रिकमेंडेशन जो है वो दे दे, और इसमें मोर देन 5 days जो है वो नहीं लगने चाहिए। अच्छा स्टूडेंट, अब चैप्टर 5 था लीव एंड डिस्चार्ज के बारे में, कि पेशेंट को डिस्चार्ज किस तरीके से किया जाए, उसको अगर डिस्चार्ज करना है तो उसके क्या क्या फिर रूल्स होंगे। A relative can apply for grant of leave from psychiatric facility of an admitted patient to the psychiatrist in charge on submission of undertaking। डिस्चार्ज के वक्त उस पेशेंट का कोई रिलेटिव आएगा और वो रिलेटिव जो है वो एक एप्लीकेशन देगा, और एप्लीकेशन के साथ साथ अंडरटेकिंग भी वो देगा, बाकायदा अंडरटेकिंग लेगा वो, और जो साइकियाट्रिस्ट होता है इंचार्ज साइकियाट्रिस्ट उसको ये सबमिट करेगा। सबमिट करने के बाद जो है वो प्रोसेस स्टार्ट किया जाएगा टू टेक केयर ऑफ़ मेंटली इल, और उस अंडरटेकिंग में ये हो कि वो उस मेंटली इल पर्सन जो है उसका ख्याल करेगा, उसने अंडरटेकिंग लिया हो इन बातों का। टू प्रिवेंट द पेशेंट टू काज इंजरी टू हिमसेल्फ और अदर्स, वो इस बात की भी जिम्मेदारी लेगा कि मैं इसको रोकूंगा कि ना तो ख़ुद को इंजरी पहुंचाने दूंगा और ना ही दूसरों को। टू ब्रिंग बैक पेशेंट आफ्टर एक्सपायरिंग ऑफ लीव, और जितनी उसको छुट्टी देंगे ये हेल्थ फैसिलिटी वाले, तो उस छुट्टी के बाद या फिर उसके लिए जो फॉलो अप डेट दी गई है तो उसमें दोबारा उसको लेके आऊँगा। ये अंडरटेकिंग लेके फिर एक बंदा लीव ले सकता है किसी पेशेंट के लिए, साइकियाट्रिक फैसिलिटी में जिसकी ट्रीटमेंट हो रही हो उस पेशेंट के लिए। सेक्शन 21 जो है ये सेक्शन 21 इसका डिस्चार्ज ऑफ पेशेंट के बारे में जो यहाँ पे चैप्टर 5 में जो रूल्स दी गई थी, तो उसमें जो सेक्शन 21 है उसमें ये कहा गया कि द साइकियाट्रिस्ट इन चार्ज ऑफ द ट्रीटमेंट में ऑर्डर डिस्चार्ज ऑफ द पेशेंट एट एनी टाइम बी डीम इट अप्रोप्रिएट। जो इंचार्ज साइकियाट्रिस्ट होता है किसी भी ट्रीटमेंट का, किसी पेशेंट के ट्रीटमेंट का इंचार्ज साइकियाट्रिस्ट, तो उसको जिस वक्त ठीक लगे तो उस वक्त वो उसको डिस्चार्ज कर सकता है। उसको अगर अप्रोप्रिएट लगे कि इस पेशेंट को डिस्चार्ज करना चाहिए तो वो उसको उस टाइम डिस्चार्ज कर सकता है। सेक्शन 22 में कहा गया एनी पेशेंट हु फील दैट ही हैज़ रिकवर्ड अप्लाई टू मजिस्ट्रेट आफ्टर मेकिंग नेसेसरी इंक्वायरी ऑर्डर फॉर डिस्चार्ज। कोई भी पेशेंट इस तरह कर सकता है, उसको अगर ये महसूस हो कि वो ठीक हो चुका है तो वो मजिस्ट्रेट के लिए एप्लीकेशन देगा, और मजिस्ट्रेट जो है वो इंक्वायरी करके फिर ऑर्डर करेगा उसके डिस्चार्ज के लिए, तो फिर उसकी डिस्चार्ज हो सकती हैं। सेक्शन 23 में कहा गया इफ़ पर्सन एडमिटेड फॉर असेसमेंट इज़ फाउंड नॉट मेंटली डिसऑर्डर्ड एंड इज़ कैपेबल ऑफ टेकिंग केयर ऑफ हिमसेल्फ एंड मैनेजिंग हिज अफेयर्स ही विल बी डिस्चार्ज बाय साइकियाट्रिस्ट। अगर कोई ऐसा एडमिटेड पेशेंट असेसमेंट के लिए जिसकी एडमिशन की गई हो और उसमें देखा गया कि कोई मेंटली वो डिसऑर्डर नहीं है, उसमें कोई मेंटल डिसेबिलिटी नहीं है और वो इस काबिल है कि वो ख़ुद का ख्याल कर सके, ख़ुद के मामलात को वो मैनेज कर सके, तो उसको फिर डिस्चार्ज किया जाता है विद इन 28 days। सेक्शन 25 में ये कहा गया कि एप्लीकेशन बाय रिलेटिव फॉर डिस्चार्ज ऑफ द पेशेंट एडमिटेड अंडर सेक्शन 10 and 11 गिविंग हिज रिलेशन विल अप्लाई टू मजिस्ट्रेट फॉर हिज डिस्चार्ज एंड मजिस्ट्रेट इन कंसल्टेशन विद साइकियाट्रिस्ट इन चार्ज ऑफ ट्रीटमेंट विल अलाउ और डिसमिस द एप्लीकेशन। जो एप्लीकेशन जो रिलेटिव देगा
तो वो क्या करेगा, सेक्शन 10 और 11 में जो चीज़ें बताई गई उनको फॉलो करते हुए वो एप्लीकेशन देगा, और एप्लीकेशन के बाद वो मजिस्ट्रेट के सामने अपना रिलेशन जो है वो बयान करेगा, अपना रिलेशन प्रूव करेगा कि मैं इसका इस तरह का रिलेटिव हूँ और मैं इसकी डिस्चार्ज चाहता हूँ। तो फिर मजिस्ट्रेट साइकियाट्रिक इंचार्ज जो है ट्रीटमेंट का, उससे मशवरा करेगा और उसके बाद या तो उसकी एप्लीकेशन डिसमिस होगी या फिर उसकी एप्लीकेशन अलाउ होगी। सेक्शन 19 में कहा गया मेंटली डिसऑर्डर्ड पर्सन फाउंड इन पब्लिक प्लेसेस, यानी वो मेंटली डिसऑर्डर्ड लोग जो कि पब्लिक प्लेसेस में अगर पाए गए, इनको कोई लेके हेल्थ फैसिलिटी तक नहीं आया लेकिन पब्लिक प्लेसेस में अगर पाए गए तो उनके साथ क्या करना है। तो उनके बारे में कहा गया इफ़ एन ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन फाइंड इन ए प्लेस टू विच द पब्लिक हैव access a person whom has reason to believe is suffering from mentally disorder and to be in immediate need of care control, he said officer may, if he think it necessary to do so in the interest of that person or for the protection of other person, remove that person to the place of the safety। देखें कि अगर एक ऑफिसर इंचार्ज पुलिस स्टेशन का किसी पब्लिक प्लेस में देखे, उसको पता चले कि एक बंदा है और उसके किसी काम की वजह से उस ऑफिसर को उस पर यकीन हो कि ये बंदा मेंटली डिसऑर्डर्ड है और वो उसको इमीडिएट केयर चाहिए है, और वो ऑफिसर उस पेशेंट की बेहतरी के लिए, उसको उसकी सेफ़्टी के लिए या फिर दूसरे लोगों की सेफ़्टी के लिए, दूसरे लोगों को उससे बचाने के लिए उसको उस जगह से रिमूव करके एक प्लेस ऑफ सेफ्टी में ले जा सकता है, उसको इजाज़त होगी। और ये प्लेस ऑफ सेफ्टी क्या होगी, विच मीन्स ओनली ए गवर्नमेंट रन हेल्थ फैसिलिटी, एक गवर्नमेंट का चलाया जाने वाला एक हेल्थ फैसिलिटी में बोले जा सकता है। ए गवर्नमेंट रन साइकियाट्रिक फैसिलिटी आर हैंड हिम ओवर टू एनी सुइटेबल रिलेटिव, या फिर उसको उसके किसी सुइटेबल रिश्तेदार जो कि विलिंग हो टेम्पोररी उस पेशेंट को रिसीव करने के लिए, या तो उस तक उसको पहुंचा सकता है, पहुंचाने की इजाज़त है, या फिर उसको गवर्नमेंट रन करने वाली एक हेल्थ फैसिलिटी में उसको ले जाने की ज़रूरत है। A person removed to a place of safety under this section may be detained there period not exceeding 72 hours for the purpose of enabling him to be examined by a psychiatrist or his nominated medical officer and for making a necessary arrangement his treatment or care। और फिर ये जो बंदा है जिसको इस प्लेस से उठा के इस प्लेस ऑफ सेफ्टी में ले जाया गया है, तो वहाँ पे इसको 72 घंटों से ज़्यादा वक्त के लिए रखने की इजाज़त नहीं है। 72 घंटों के अंदर अंदर किसी साइकियाट्रिस्ट को या साइकियाट्रिस्ट ने किसी मेडिकल ऑफिसर को नॉमिनेट किया है तो उसको इसकी असेसमेंट करनी चाहिए और इसके नेसेसरी इसके ट्रीटमेंट के लिए, केयर के लिए अरेंजमेंट करनी चाहिए। इसको फालतू में 72 घंटों से ज़्यादा उस सेफ्टी के प्लेस में भी नहीं रखना चाहिए। विद इन 72 आवर्स इसके लिए कोई ना कोई जो है वो अरेंजमेंट करना चाहिए। अच्छा स्टूडेंट्स, इससे आगे हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे। यहाँ तक काफ़ी हो गया है। मैं उम्मीद करती हूँ कि ये लेक्चर आप लोगों को समझ आ गई है। फिर भी कोई क्वेश्चन, कोई कन्फ्यूजन है तो कमेंट सेक्शन में अपना क्वेश्चन डाल ले। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मैं आप लोगों को इसका पार्ट 2 पढ़ाऊँगी, जो कि इसका लास्ट पार्ट होगा। इसके साथ आप लोगों का ये यूनिट कवर हो जाएगा। फिर हम कोई और एक इम्पोर्टेंट यूनिट जिसके ऑब्जेक्टिव ज़्यादा होंगे तो वो वाला स्टार्ट करेंगे और उसको फिर कंप्लीट करेंगे, ताकि आप लोगों का कोर्स जो है कुछ हद तक कवर हो सके। तो स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।